नमस्कार दोस्तों। देखो, पिछले दिनों से जब से आपका विस्तृत पाठ्यक्रम आया है, उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों को बाकी सभी जो पाठ्यक्रम के यूनिट्स हैं उनमें सारे टॉपिक एकदम क्लियर करने के बाद में काफ़ी हद तक इस बात का भरोसा हो गया है कि उनको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी विशेष रूप से पाठ्यक्रम निर्माताओं ने शैक्षिक परिदृश्य वाला जो पार्ट है उसमें एक तरह से ठीक प्रकार से वर्णित नहीं किया, या यूँ कहें कि उसको बनाते समय उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि आखिर वो बिंदु क्या क्या होंगे, टॉपिक क्या क्या होंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहाँ उन्होंने फिर से एक एक लाइनें लिख दी है जो अपने आप में एक यूनिट है, जिसके लिए उस विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता है, जिसने शैक्षिक परिदृश्य को लेकर के पहली बार पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को पढ़ने का अवसर प्राप्त किया है। जो ग्रेड फर्स्ट के विद्यार्थी हैं, मान लीजिए उनकी बात करें तो वो ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो ग्रेड थर्ड के लिए और पहली बार इसको पढ़ रहे हैं उनके लिए वास्तव में ये एक टेंशन का विषय है। इसलिए दोस्तों, मैं मेरी समझ के आधार पर जो इन्होंने लाइनें दी है पाठ्यक्रम में, उसमें कम से कम क्या अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा वो स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज भी कुछ विद्यार्थियों ने इस संदर्भ में कमेंट किए थे कि आखिर इसमें पूछा क्या क्या जाएगा और क्या क्या इसमें सम्मिलित होता है। तो दोस्तों, यहाँ 3 प्रश्न हैं जिनका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। पहले नंबर पर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी कि शैक्षिक परिदृश्य में जो लाइनें दी गई है इनमें क्या क्या बिंदु हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, वो बिंदु मैं अभी आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। दूसरा, कहाँ से मिलेंगे टॉपिक। दोस्तों, ये सारे टॉपिक वैसे तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे लेखकों की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आपको निश्चित रूप से समय रहते मिल जाएगी। फिर भी मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जो शैक्षिक परिदृश्य में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जिन जिन टॉपिक से, वे सारे टॉपिक मैं निश्चित रूप से मेरे इस चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को क्लियर करवाने वाला हूँ प्रत्येक टॉपिक को। और उम्मीद करता हूँ कि शैक्षिक परिदृश्य का कोई प्रश्न तुम्हारा गलत नहीं होगा। इस तरह से सारे टॉपिक उसमें क्या क्या हो सकते हैं, अधिकतम क्या क्या हो सकते हैं, उस सीमा तक मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है इसमें, क्या है शिक्षण नवाचार। तो शिक्षण नवाचार क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षण नवाचार से संबंधित क्या क्या बिंदु आपसे पूछे जा सकते हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। वैसे शिक्षण नवाचार का मतलब होता है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, विशेषकर कोरोना काल में जब विद्यालय बंद हो गए, बच्चे स्कूल में रह कर के कैसे पढ़ सकते थे, उस समय कुछ तकनीकें विकसित की गई, उस समय कुछ नए कार्यक्रम बनाए गए जो एक तरह से ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े हुए थे। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो आज भी आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं और आने वाले बालकों के साथ में जुड़े रहेंगे, या आने वाली किसी भी परिस्थिति से मुकाबला करते हुए बालकों को शिक्षा मिलती रहे, इसको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये शिक्षण नवाचार हैं और इन सब के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए को लेकर के। दोस्तों, जो आपके पाठ्यक्रम में लिखा गया है उसके अनुसार आपके पहली जो यूनिट दी गई है उसमें केवल एक लाइन लिखी गई है, शिक्षण अधिगम नवाचार। तो शिक्षण अधिगम नवाचार में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी है। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए और किस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बालकों तक पहुँचे। तो गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक प्रबंधन जो है उसको लेकर के यहाँ पर TQM एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है, उसको संचालित किया जाता है और उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है ये सारी जानकारियाँ इस बिंदु के माध्यम से आपको रखनी पड़ेगी और निश्चित रूप से यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद में दोस्तों SIQE, ये है स्टेट इनिशिएटिव
फॉर क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा में पहल कार्यक्रम है ये। और शिक्षा में किस प्रकार से विशेष रूप से हम विशेष पहल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था के साथ ही एक विशेष नवाचार उसमें पैदा कर सकते हैं, इससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो हमें इस बिंदु के माध्यम से पढ़नी पड़ेगी, इस बिंदु के माध्यम से सीखनी पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों ज्ञान संकल्प पोर्टल, ये ज्ञान संकल्प पोर्टल जो है मुख्यमंत्री के माध्यम से शुरू किया गया है और इसमें शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रकार की सहयोग राशि की विशेष रूप से आम जन के लिए एक सुविधा की गई है कि वो कैसे जो है लोगों को अच्छी शिक्षा से जोड़ने के लिए, बालकों को अच्छी शिक्षा के जोड़ने के लिए सहयोग कर सकते हैं, उससे संबंधित पोर्टल है ये। इसके बारे में भी हमें जानने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद में देखिए आगे आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा दीक्षा के बारे में। दीक्षा का पूरा जो नाम है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी कि किस तरह से बालकों तक हम विशेष प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखते हुए उन तक हम अपने ज्ञान को शेयर कर सकते हैं, ज्ञान को पहुंचा सकते हैं। नॉलेज को एक दूसरे व्यक्ति के पास में शेयर करने का ये तरीका है। इस नवाचार के बारे में विस्तार से हम बातचीत करेंगे और आप लोग भी निश्चित रूप से इसके बारे में किसी भी माध्यम से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से ये नवाचार है जो उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। स्माइल जो है ये भी एक विशेष प्रकार का प्लान है जिसका पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। दोस्तों ये किस तरह से हम बालकों को लर्निंग के लिए जोड़कर रख सकते हैं, इससे संबंधित प्रोग्राम है और ये भी ऑनलाइन शिक्षा या फिर यूँ कहें कि पोर्टल के माध्यम से मिलने वाली जानकारियों से ही जुड़ा हुआ, तो नवाचार से संबंधित है, ये भी हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों नेक्स्ट है शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन जो है एक टीवी चैनल है जिसके माध्यम से बालकों को शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिए अवसर मिलते हैं। और एक है शिक्षा वाणी, ये एक रेडियो चैनल है जिसके माध्यम से जो है शिक्षा से संबंधित गतिविधियाँ जो है प्रसारित होती रहती है और उनसे भी बालकों को आधुनिक समय में नवाचार युक्त शिक्षा के लिए योगदान प्राप्त होता है। दोस्तों इसके बाद में आपका इसमें दूसरा टॉपिक दिया हुआ, दूसरा यूनिट दिया हुआ, वो दिया हुआ राज्य में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। तो राज्य में केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, विभिन्न प्रकार के पुरस्कार जो इसमें दिए जाते हैं उनके बारे में तो दोस्तों यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन देखो, एक तो समग्र शिक्षा अभियान, ये फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिसमें सर्व शिक्षा अभियान और रमसा अभियान को शामिल करके, इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग को शामिल करके इसको शुरू किया गया है। तो उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी वर्तमान समय में जो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों में व्यवस्थित की गई है वो सारी हमें पूछी जाएगी, तो इसको लेकर के हमें ध्यान रखना है, ये पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजनाएं, वैसे आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से ऐसा दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। तो बालकों की शिक्षा और बालिकाओं की शिक्षा दोनों के लिए ही कल्याणकारी योजनाओं की बात हो रही है। तो बालिका शिक्षा कल्याणकारी योजना में बालिका शिक्षा फाउंडेशन का बड़ा योगदान है और बहुत सारे पुरस्कार उसके माध्यम से दिए जाते हैं, जैसे गार्गी पुरस्कार है उसी के माध्यम से दिया जाता है। तो ये भी अपने आप में कल्याणकारी योजना। तो इसका मतलब हमें बालिका शिक्षा फाउंडेशन से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ रखने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ चाहे बालिका शिक्षा फाउंडेशन से मिलती है, चाहे समाज कल्याण बोर्ड से मिलती है, चाहे राज्य सरकार से सीधे सीधे मिलती है, या किसी विशेष प्रकार के विशेष कार्यक्रम के तहत मिलती है, योजना के तहत मिलती है, या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा मिलती है। उन छात्रवृत्तियों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा और भी अन्य ऐसी योजनाएं जो बालकों की शिक्षा में योगदान देती है, ऐसी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हमें जानने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं, शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जो है ये विशेष प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं हैं, जैसे आदिवासी बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए है, बीपीएल परिवार के बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए है,
अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए है, विमंदित बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए है, शारीरिक रूप से विकलांग बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो प्रोत्साहन योजनाएं हैं उनके संदर्भ में बहुत सारी प्रोत्साहन से संबंधित छोटी छोटी योजनाएं हैं, उनके बारे में भी हमें जानने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद में तीसरा यूनिट जो है आपके इसमें दिया हुआ है विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ। तो दोस्तों विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियों में यहाँ पर 3 चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। एक तो उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय हैं उनके लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाता है और ये आरटी 2009 के तहत बनाई गई योजना या धारा 21 में जो वर्णन किया मिलता है उसके आधार पर ऐसा किया गया है। तो एसएमसी का गठन, एसएमसी के बारे में जानकारियाँ और एसएमसी कैसे बनाई जाती है, कौन इसके मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, कौन इसका अध्यक्ष होता है, क्या क्या इसके काम होते हैं, इसमें 2 तरह की समितियाँ बनती है, वो कौन कौन सी समितियाँ होती है, ये सब कुछ इसमें जानने की ज़रूरत पड़ेगी। एक दोस्तों एसडीएमसी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 98 से ही इस तरह की विशेष प्रकार की समिति का गठन होता रहा है जिसको हम विद्यालय विकास समिति कहते हैं, यानी स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं। ये कमेटी कैसे बनती है, इसमें कौन प्रेसिडेंट होता है, कैसे कैसे ये कार्य करती है, इसके बारे में भी हमें यहाँ पर जानने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों शैक्षिक पर्यवेक्षण, शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में पर्यवेक्षण की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि प्रबंधन की बात हो रही है विद्यालय में तो डेफिनेटली पर्यवेक्षण के बारे में पूछा जा सकता है। जिला स्तरीय अधिकारी है, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी है, पंचायत स्तरीय अधिकारी है, वो किस तरह से काम करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता है, ये कॉमन सेंस की बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है और ये निश्चित रूप से आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद में लास्ट में इसमें आपके चौथा यूनिट जो दिया गया वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में आपको दी गई है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर ऑल ओवर जो भी खास बातें हैं जिनका संबंध शिक्षा, शैक्षिक नवाचार और आधुनिक समय की शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है, उन सबको लेकर के हमें जानने की आवश्यकता पड़ेगी और ये सब कुछ हम निश्चित रूप से जानेंगे। तो दोस्तों ये खास से बिंदु थे जो कि आपको निश्चित रूप से पूछे जाएंगे आपके शैक्षिक परिदृश्य के क्षेत्र में, और इन बिंदुओं के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। बहुत जल्द मैं सभी बिंदुओं के बारे में, चाहे ये 10 बिंदु 12 15 जो भी बिंदु हैं, जो भी टॉपिक बनेंगे, मैं बहुत विस्तार से इनके बारे में आपको बताऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि इन बिंदुओं को आप मेरे माध्यम से भी एक बार ठीक से समझने का प्रयास कर लेंगे तो यहाँ से आने वाले जो भी प्रश्न होंगे वो कभी आपके गलत नहीं होंगे और निश्चित रूप से आप उनको सही कर पाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। आगे ईश्वर क्या करेगा, कैसे प्रश्न वहाँ पर पेपर में आएंगे, कितने आप कर पाएंगे, ये भविष्य की गर्त में है। लेकिन दोस्तों मैं विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम विस्तार से ये सारी बातें सोच करके आसपास के क्या बिंदु उसमें शामिल हो सकते हैं, क्या प्रश्न शामिल हो सकते हैं, ये सोच करके जब पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे और सकारात्मक रूप से हम इन सभी प्रश्नों को कर पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा आपको ध्यान है रहे कि राजस्थान सामान्य ज्ञान करके टॉपिक जो दिया गया उसमें अलग से आपको आरटी 2009 के बारे में भी पूछा जाएगा। तो आरटी 2009 को अपने आप में एक विस्तृत रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। आरटी 2009 अलग आपके शैक्षिक परिदृश्य से रखा गया, इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं किया, पर फिर भी मैं यहाँ आपको जानकारी बता देना चाहूँगा कि आरटी जो है, मूल आरटी 2009 क्या है वो भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और राजस्थान में 2011 में जब संशोधन हुआ 29 मार्च 2011 को और 1 अप्रैल 2011 से संशोधित आरटी राजस्थान में लागू हुआ, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। दोनों को बहुत विस्तार से जानने की ज़रूरत है और उम्मीद करता हूँ दोनों से मिला करके 3 से 4 प्रश्न आपको वहाँ से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा परामर्श या सुझाव जो आप लोगों के लिए बार बार एक सरदर्द बना हुआ था और बार बार आप पूछना चाह रहे थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात ठीक से समझ में आई होगी और निश्चित रूप से अब आप अपने मन से पूरी तैयारी में जुट गए होंगे। दोस्तों मैं भी निश्चित रूप से बहुत जल्द आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।